हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम में। और सारे फॉर्मूले इस शीट में लिखे हुए हैं, तो आप इन फॉर्मूलों को लर्न कर लें। मान लेते हैं कि अगर आपको एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं, कुछ वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो भी आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं। चैप्टर वाइज मैंने लिखे हुए हैं, तो जल्दी से इनको देख लेते हैं और इन फॉर्मूले से कौन सा क्वेश्चन बनेगा ये भी बात कर लेते हैं। तो पहला चैप्टर है अपना रियल नंबर्स। इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। और नंबर ए और बी हो गए मान लो, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? एच सी एफ इंटू एल्सियम इक्वल ए इंटू बी। ए और बी क्या हो जाएंगे? गिवन नंबर्स जो हमको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ये दो नंबर के लिए ही फॉर्मूला होगा, कोई दो नंबर होंगे, एच सी एफ और एलसीएम निकालने होंगे उन नंबर के, तो वो निकाल के हम इस फॉर्मूले से वेरीफाई कर सकते हैं। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो और ये बन सकता है कि एच सी एफ एल सी एम दे रखा हो और एक नंबर कोई दे रखा हो और दूसरा नंबर फाइंड आउट करना हो, तो भी हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं उसको। चार चीज़ें हैं ये, एच सी एफ एल सी एम ए और बी। तो इनमें से कोई तीन गिवन होगी एग्ज़ाम में और चौथी अपने को फाइंड आउट करनी होगी। तो सिंपल सा वैल्यू पुट करेंगे हम इस फॉर्मूले में, और उसके बाद में जो अननोन डेटा है क्वेश्चन के अंदर उसको एक ही तरफ रहने देंगे और बाकी सब नॉन डेटा जो है उसको एक तरफ करके बेसिक रूल से हम सोल्व करेंगे। तो इससे यही क्वेश्चन बनेगा और यही फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सोल्व करना होगा और उसके जो दो ज़ीरोज़ होंगे वो हमको फाइंड आउट करने होंगे। जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? तो ये लिखी हुई है यहाँ पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो। ए और बी क्या हो जाएंगे? तो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। उसके बाद में इफ़ ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर गिवन, मतलब कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके ज़ीरोज़ अपने को दिए हुए हैं और वो है अल्फ़ा और बीटा, ऐसा अगर अपन मान लें, तो क्या कंडीशन बनेगी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एक्स का जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे और उसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे, अपॉन कांस्टेंट टर्म। इसको शॉर्ट में हम यूँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। मैंने बता ही दिया है कि बी और ए क्या होने वाले हैं। अगला प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कांस्टेंट टर्म, और इसको हम क्या लिखेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल सी अपॉन ए। ये हमें वेरिफिकेशन में काम आएगा जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोस फाइंड आउट करेंगे। और अगर क्वेश्चन में दे दिया है कि आपको वेरीफाई भी करना है, तो इस फॉर्मूले से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा वैल्यू पुट करके। इसमें एल एच एस और आर एच एस इक्वल आना चाहिए। नीचे लिखा हुआ है हियर ए बी एंड सी आर रियल नंबर, तो ए बी सी कोई रियल नंबर हो सकते हैं। अगला, व्हेन अल्फ़ा एंड बीटा आर गिवन, अल्फ़ा और बीटा आपको दिए हुए हैं, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनेगा? तो इसका एक और फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल ज़ीरो। आप इससे भी निकाल सकते हैं। और दूसरा, आप ये जो रिलेशनशिप मैंने दिखा रखी है ज़ीरोज़ के बीच में, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल सी अपॉन ए, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। अब जो इसमें आपको ज़ीरोज़ दिए हुए होंगे और उसके बाद में आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना होगा, तो इसमें भी दो कंडीशन आती है। पहली कंडीशन क्या आ जाएगी कि आपको अल्फ़ा और बीटा अलग अलग दिए होंगे, बोला होगा कि ज़ीरोज़ आर दिस, अल्फ़ा और बीटा वॉट एवर जो आपको एग्ज़ाम में दिया होगा वो। या फिर यूँ भी आ सकता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको इस कंडीशन में दे रखा हो, तो आपको डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह जो दिया हुआ है वो लिखना है और अल्फ़ा डॉट बीटा की जगह जो गिवन है वो लिखना है। लेकिन अगर यूँ बोल दे कि फर्स्ट ज़ीरो इज़ दिस एंड सेकंड ज़ीरो इज़ दिस, ऐसी कंडीशन जब बने तो आपको अल्फ़ा और बीटा को पहले प्लस करना होगा,
फिर वैल्यू पुट करनी होगी इस फॉर्मूले में, और अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट करनी होगी। अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगला चैप्टर 3, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमें a और b की वैल्यू निकालने के लिए पता करना होता है। तो कंपैरिजन से गिवन जो इक्वेशन होती है उससे हम इसका कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालते हैं। अगर आपको यूं पूछा जाए दो इक्वेशन दे करके, अब दो इक्वेशन जो आपको दी हुई होगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दो इक्वेशन दी होगी और पूछा जाएगा आपको कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, कितने सॉल्यूशन है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी, ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी होगी। अब इसकी जनरल फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि ये है क्या। तो इसके अंदर ये रही इसकी जनरल फॉर्म, यहाँ लिखा हुआ है जनरल फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन फॉर दीज टाइप ऑफ कंडीशन। फर्स्ट इक्वेशन होगी कुछ इस कंडीशन में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। और सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन में बहुत सी बार कुछ चीज़ें ज़ीरो के इधर मतलब इक्वल के इस साइड में दी होगी, तो हमको उसको उस साइड में भेजना है। प्लस वाली माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली होगी अगर इधर तो वो प्लस में हो जाएगी, और यहाँ पर इक्वल में ज़ीरो चाहिए होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो हमारा ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। तो इसमें क्या क्या कंडीशन बनेगी, मान लो a1/a2 हम निकालते कोई वैल्यू आती है और नॉट इक्वल आ जाता है b1/b2 के, तो हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन से यहाँ पे, और यहाँ पे ओनली वन सॉल्यूशन, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। और a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ये सारे इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलेंगे लाइन कोइंसिडेंट है, और यहाँ पे इन्फिनिटी सॉल्यूशन होने वाले हैं। अगला a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ये कंडीशन बनती है तो लाइन होगी पैरेलल, और नो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट हम बोलेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कंडीशन दी हुई है, दो लाइंस दी हुई है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और आपको बोल दिया है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या लाइन कोइंसिडेंट है या लाइन पैरेलल है। तो इस कंडीशन में आप के की वैल्यू बताओ, तो उसमें आपको इन फॉर्मूलों का यूज़ करना है। क्लियर? तो बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर है चैप्टर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको नेचर ऑफ रूट निकालने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको हम डिस्क्रिमिनेंट से निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट वर्ड आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार हम सिर्फ डी ध्यान में रखते हैं और फिर एग्ज़ाम में ये वर्ड आता है तो कंफ्यूज होते हैं। तो डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। कैसे निकालते हैं इसको, तो इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब हमने डी की वैल्यू फाइंड की, मान लो डी की वैल्यू 0 से छोटी आती है यानी कि नेगेटिव आती है, तो क्या कंडीशन बनेगी, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर होने वाला है हमारे फॉर्मूले में, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। अगर डी ग्रेटर देन 0 आ गया यानी पॉजिटिव, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट आर एग्जिस्ट हम बोलेंगे, दो डिफरेंट टाइप के रूट्स हमारे पास में मिलेंगे। अगर डी इक्वल 0 आ गया तो 2 इक्वल रूट्स होने वाले हैं। और फॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो वो क्या होता है, x इक्वल -b प्लस माइनस डी अपॉन 2a। डी क्या होता है, तो डी ये होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे जो डी लिखा हुआ है, जो हमने डी निकाला था,
ये डी को आपको अंडर रूट में करना है। ये करेक्शन आप कर लेना, मैंने नहीं लगाया यहाँ पे अंडर रूट, आप लगाना क्योंकि ये अंडर रूट में होने वाला है। ओके, सो चैप्टर 5 से क्या फॉर्मूले होने वाले हैं? तो चैप्टर 5 से ये इंपॉर्टेंट फार्मूला ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपको इनमें से कोई चीज़ फाइंड आउट करने के लिए दिया जा सकता है। हो सकता है आपको बोले कि आपको 8th टर्म निकालनी है, तो ए पी दिया होगा, ए हो जाएगा उसमें फर्स्ट टर्म। डी कैसे निकालते हैं? ए टू माइनस ए वन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, जैसे कि बोला था 8th टर्म, तो 8 टर्म होने वाली, तो एन कितना हो जाएगा? 8। और ए एन क्या? लास्ट टर्म जो हम निकालने वाले हैं। हो सकता है ए एन दिया हो और एन पूछे, तो भी हमको इस फॉर्मूले से करना है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको एमसीक्यू में करवाया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन एस एन। एस एन मतलब जब आपको ए पी दी हुई है और बोले कि आपको इतनी टर्म के लिए इनका सम निकालना है, तो उसके लिए हम ये एस एन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एस एन इक्वल होता है एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और दूसरा फॉर्मूला इसी का होता है एस एन इक्वल एन बाई टू और ए प्लस एल ब्रैकेट के अंदर। एल क्या होता है? तो लास्ट टर्म यानी कि ए एन, और एस एन क्या होता है? तो सम ऑफ एन टर्म। एन मतलब कोई कितनी भी टर्म आपको दी हुई हो सकती है। अब बेसिक कुछ चीज़ें मान लो कोई ए पी दी हुई है और डायरेक्ट आपको करना है, जैसे ए फाइव निकालना है यानी 5th टर्म, तो आप क्या कर सकते हो? ए प्लस फोर डी, इससे भी निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल देख लो, ए एट निकालना है तो आप क्या कर लोगे? ए प्लस सेवन डी। ट्राइंगल जो चैप्टर है, इससे जो मेन क्वेश्चन आपका बनेगा वो बीपीटी थ्योरम से बनने वाला है। क्या होती है बीपीटी थ्योरम? अगर किसी ट्राइंगल में किसी साइड के कोई साइड पैरेलल दिखाई दे, जैसे इस ट्राइंगल में एबीसी ट्राइंगल जो है, इसमें साइड पैरेलल आ रही है डीई। डीई साइड किसके पैरेलल आ गई है? बीसी के। तो बीपीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा? ये जो ए से डी तक की डिस्टेंस है अपॉन डी से बी तक की डिस्टेंस है, इक्वल हो जाएगी ए से ई अपॉन ई से सी। तो हम इसे लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। तो ये बीपीटी थ्योरम से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और आपको चार जो ये चीज़ें दे रखी, इनमें से कोई 3 चीज़ें दी जाएगी और चौथी पूछी जाएगी। तो आपको इस फॉर्मूले से करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से। चैप्टर 7 से क्या फॉर्मूला पूछेगा या क्या क्वेश्चन पूछेगा? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा चैप्टर है, इससे डिस्टेंस फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा। 2 पॉइंट गिवन होंगे और पूछेगा इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 x1 क्या है? तो जो पहला पॉइंट है उसमें होंगे, पहले जो होगा वो होगा x1, बाद में हो जाएगा x2। उसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट है उसमें पहले होगा y1 और दूसरा हो जाएगा y2। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? तो x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन टू इक्वल कोमा y के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन टू। सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y के लिए क्या हो जाएगा? तो m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। अब आप देख लो x1 x2 m1 ये क्या होते हैं, तो मैंने एक डायग्राम की हेल्प से बताया है। 2 पॉइंट गिवन होंगे, तो यहाँ पर x1 पहले हो जाएगा, फिर y1 आएगा, फिर दूसरा पॉइंट जो होगा उसका x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। m1 m2 का मतलब होता है कि कोई भी लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, उसमें बीच में कोई पॉइंट है, तीसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x और y है, तो वो किसी रेशियो में लाइन को डिवाइड करते हैं। तो रेशियो जैसे m1 मान लो पहले आ गया, m2 बाद में आ गया, तो m1 पहले लिखा होगा कोई भी नंबर, लेट सपोज 2:3 दिया हुआ है कोई रेशियो, तो m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 3। इस तरीके से हमको वैल्यूज़ पुट करके ये करना है। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इससे फॉर्मूले जो है उसकी एक ट्रिक है PBP अपॉन HHB। इससे आप ये सारे रेशो वाले फॉर्मूले बना सकते हो। कैसे करना है? तो सबसे पहले ये 3 की सीक्वेंस आपको ध्यान होनी चाहिए, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा।
ये ध्यान रखना है। उसके बाद में ये ध्यान रखना है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। और टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा। ये ध्यान रख लोगे और ये ट्रिक ध्यान रख लोगे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सारे फॉर्मूले याद रख पाओगे। जैसे साइन थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले साइन आता है तो यहाँ पे P/H वो आ जाएगा। साइन के बाद में क्या होता है तो कोस थीटा। कोस थीटा का क्या फॉर्मूला है, B/H। तो ये सेकंड नंबर पे आता है तो B/H। थर्ड नंबर पे क्या, टेन, तो P/B हो जाएगा। टेन थीटा का क्या हो गया, P/B। अब कोसेक का बनाना है तो हमको पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब जो भी चीज़ गिवन है उसको उल्टा करो। तो साइन थीटा से कोसेक चाहिए हमको, तो साइन थीटा को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा। तो कोसेक थीटा क्या हो गया, H/P। वैसे ही कोस जो होता है सेक का रेसिप्रोकल, तो सेक निकालना है तो कोस को उल्टा कर दो तो H ऊपर आ जाएगा और B नीचे आ जाएगा। H मतलब हाइपोटेनियस, B मतलब बेस। कोट चाहिए सेम, तो कोट के लिए कैसे निकालेंगे, टेन को उल्टा कर दो तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर। अब कुछ और आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसका डेरिवेशन बहुत अच्छे से हमने क्लास में किया हुआ है, उसका टाइम हम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे, आपको सीधा याद रखना है एग्जाम के अंदर। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाता है, कोट थीटा। क्योंकि हमको पता है ना टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट, तो जो टेन के फॉर्मूले होंगे उसको उल्टा कर देंगे तो कोट का मिल जाएगा। एक और पाइथागोरस थ्योरम आपको ध्यान रखनी है, वो होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमको सिर्फ हाइपोटेन्यूस चाहिए तो ये स्क्वायर जो है ये हटेगा तो दूसरी साइड में हमको अंडर रूट लगाना है। अगर हमको मान लो हाइपोटेनियस नहीं निकालना, परपेंडिकुलर निकालना है तो बेस को हम उधर भेजेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अब कुछ फॉर्मूले हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल के देख लेते हैं। तो इसके फॉर्मूले है एरिया रिलेटेड टू सर्कल के। एरिया ऑफ सेक्टर हमको निकालना हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे θ/360 मल्टीप्लाई πr²। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, θ/360 πr², यानी सेक्टर का एरिया निकालेंगे, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे कैसे, θ/360 मल्टीप्लाई 2πr। एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो मैं आपको बता दूं वो मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है, वो है कि घड़ी जो होती है हमारी वॉच, उसमें जो मिनट हैंड होता है तो वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको क्लॉक जो होती है उसके अंदर 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप करेगी मिनट हैंड 5 मिनट के अंदर, तो आपको उसमें थीटा की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो थीटा कैसे निकालोगे, 1 मिनट में कितना एंगल बनता है, 6 डिग्री, तो 5 मिनट में तो 5 से 6 को मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 30 डिग्री। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा फॉर्मूले इस चैप्टर में हैं तो आपको ये ध्यान में रखने हैं, याद करने हैं। कैसे, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, इन सब के फॉर्मूले होते हैं। अब कैसे होते हैं, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6A²। क्यों होता है, क्योंकि क्यूब में स्क्वायर की शेप के सारे फेसेस होते हैं। स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, A², और टोटल कितने फेसेस होते हैं तो 6, तो 6A²। CSA यानी कट सरफेस एरिया, LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होगा क्यूब, क्यूबॉइड, और बाकी सारी शेप्स का कट सरफेस एरिया होगा। तो मतलब लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का हो जाएगा 4A², 4 साइड के लिए होता है इसलिए 4 आ गया है। वॉल्यूम होता है A³। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2LB + BH + HL। कर्ड सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया की बात करें क्यूबॉइड का तो हो जाएगा 2H L + B। वॉल्यूम की बात करें क्यूबॉइड की तो L × B × H। सिलेंडर की बात की जाए तो टोटल सरफेस एरिया होगा 2πr ब्रैकेट में R + H। कर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2πRH और वॉल्यूम हो जाएगा πr² H।
कोण की बात की जाए तो टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और कर्व सरफेस एरिया की बात की जाए तो पाई आर एल। एल क्या है तो स्लेंट हाइट है। स्लेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये एल इक्वल अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब स्फेयर जो है उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कट सरफेस एरिया की बात की जाए तो वही टोटल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया सेम होता है इसमें स्फेयर में, 4 पाई आर स्क्वायर। आपको सीधा सा बोलेगा स्फेयर का सरफेस एरिया, टोटल या कर्ट जैसा वर्ड इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर हो गया तो उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। कट सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से कौन कौन से फॉर्मूले पूछे जाएंगे, तो सीधा सा ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और पीई प्लस पीई डैश इक्वल 1 होता है। पीई क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और पीई डैश मतलब उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को प्लस करते हैं तो 1 आता है। आपको ऐसा दिया जाएगा कि किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी ये है तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, तो हम सीधी सी वैल्यू पुट करके इस साइड में भेज के 1 से माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा। अब प्रोबेबिलिटी की रेंज से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, तो हमें पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, लेकिन 0 से छोटी नहीं हो सकती कभी भी। और प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी होगी और 1 के बराबर होगी, लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी। दूसरी चीज़ 1 से बड़ी नहीं होगी। परसेंटेज में बात की जाए तो 0% से लेके 100% तक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती है। अब स्टैटिक्स से कौन से फॉर्मूले हैं तो उनकी बात कर लेते हैं। तो मीन यानी एवरेज होता है। आपको नॉर्मल नंबर दिए हुए हैं और आपको निकालना है मीन, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन इसके किए हुए हैं हमने, आपको सीखना है उसको। फॉर ग्रुप डेटा इसके 3 मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड होता है एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। मोड ग्रुप डेटा के लिए हम कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। अब ये F1 F0 ये सब क्या होता है, तो हमने इसके क्वेश्चन किए हुए हैं प्रीवियस वीडियोस में। मीडियन क्या होता है, तो L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। इसके सारे कंसेप्ट हमने सीखे हुए हैं, क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आपको उन क्वेश्चन को डेफिनेटली सही से सीखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बड़े नंबर में ये चैप्टर आने वाला है। और मैं कोशिश करूँगा कल आपको वो वीडियो अपलोड करूँ आपके लिए, जिसमें आपको पता चले कि एग्ज़ाम में हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है मैक्सिमम मार्क्स के लिए। हमने पूरी कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। हमारे पास में हालांकि उतनी सुविधाएं नहीं थी, बट आप अगर इन चीज़ों को कर लेते हैं जितना बताया गया है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर आप करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।